हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल जी के विद आर डी सर। तो आज हम देखने वाले हैं जी मगध के उत्कर्षण के बारे में, महाजनपद के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जो मगध जनपद था वो कैसे उसका जो निकल के ये सामने आता है और ये इतना शक्तिशाली कैसे बन जाता है। तो हम मगध के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं, तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसको देखने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर अभी इसी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इससे पहले जाके वो सारी वीडियोस देख लें। और इस वीडियो को भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और इससे पहले आप जो महाजनपद वाली वीडियो है, इस वीडियो को समझने से पहले महाजनपद वाली जो वीडियो है उसका मैप और उसके अंदर जितने भी महाजनपद हैं उनको ज़रूर समझें। उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी इस वीडियो को आप उसके साथ इंटरकनेक्ट कर पाओगे। ठीक है जी, आइए जी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी मगध का जो प्राचीन वंश है, हमें इतना ही पता है कि जो प्राचीन वंश अगर हम 16 महाजनपद की बात करें तो मगध के ऊपर जो सबसे पुराना जो राजा जा उसके बारे में हमें पता है, जिसके बारे में वो था जी बृहद्रथ। ये था जी जो सबसे प्राचीन वंश, जो प्राचीन वंश है इसके ऊपर सबसे जो इसका संस्थापक था वो बृहद्रथ था। तो इसने अपनी राजधानी मगध में किसको बनाया हुआ था? गिरिब्रज। ये गिरिब्रज वही है जी जो कि 5 पहाड़ियों के अंदर थी और इसको अभी ये थोड़ी सी हाफ डेवलप थी। इसको अच्छी तरह से डेवलप बिंबिसार के द्वारा किया जाएगा। इसी को बाद में जाकर राजगृह का दर्जा दिया जाएगा। तो इसी जो प्राचीन वंश है तो उसमें जो बृहद्रथ है, इसके बाद जो सेकंड राजा होता है इसी वंश में वो होता है जी जरासंध। ठीक है जी, तो इसके बारे में हम काफ़ी बाद में अगर इसको और डिटेल में पढ़ें तो इस बुक के में तो इतना डिटेल में दिया नहीं हुआ, पर काफ़ी जो उस लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें दिया होता है। तो हम उतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, जस्ट इतना समझ लें कि पहला राजा आपके लिए प्राचीन वंश का था बृहद्रथ। और उसके बाद इसी वंश के ऊपर बाद में लास्ट राजा होता है उसके जो होता है बृहदत्त। ठीक है जी, तो ये दोनों पर्सन आपने याद रखने हैं। तो इसके बाद मेन इस वंश के जो मगध है इसके ऊपर जो मेन वंश जहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो है जी हरंका डायनेस्टी। हरंका वंश के बारे में पढ़ते हैं। इसको पितावध वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जितने भी राजे आपको आएंगे ये अपने क्या करते हैं, अपने पिता को मार कर ही गद्दी के ऊपर बैठते हैं। जैसा कहते हैं ना, पिता को मार के करते हैं तो उसके बेटा भी जो होता है वो भी उसके अपने पिता को मारता है। तो इसीलिए इस वंश को काफ़ी हम पढ़ते हैं। तो हरंका जो डायनेस्टी है, हरंका वंश के बारे में इसकी जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। अब याद रखना, एक तो आएगा एक तो ये बिंबिसार और एक है ये बाद में आएगा बिंदुसार। तो बिंदुसार को बिंबिसार से कंफ्यूज मत करना। जो बिंबिसार है ये हरंका डायनेस्टी से है और ये जो बिंदुसार है ये आपका मगध डायनेस्टी से आएगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी, उसके बाद देखिए जो ये वंश के ऊपर जो बिंबिसार है, बौद्ध पुराणों के अनुसार, क्योंकि ये बौद्ध का अनुयायी था तो उसके ग्रंथों से हमें पता लगता है कि कौन से टाइम में गद्दी के ऊपर बैठता है। तो ईसा मसीह से 544 ईयर पूर्व ये इस गद्दी के ऊपर बैठता है और ये बुद्ध धर्म का अनुयायी था। आपने एक बार इसको याद रखना है। उसके बाद अब जो बिंबिसार था ये एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने तीन तरह की नीतियां अपनाई थी। 3 नीतियों का इसको संस्थापक बोला जाता है। तो ये नीतियां आपने पेपर में अगर आए तो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली इसकी जो नीति थी, इसकी नीति का नाम था मित्र नीति। कि अगर किसी को भी आपने मारना है तो या तो उसको पहले मित्र बना लो। अगर आप किसी से लड़ नहीं सकते तो आप उसको मित्र बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक नीति इसने अपनाई थी जो विवाह वाली नीति की, उस वंश के साथ विवाह कर लें आप। अगर आप उसको तो विवाह करके भी आप अपने साम्राज्य को फैला सकते हैं, मित्र बना के भी आप अपने राज्य को फैला सकते हैं। और तीसरा था, अगर ये दोनों नीति काम ना करें तो फिर उसके बाद युद्ध कर लो। तो ये 3 नीतियों का संस्थापक इसको बोला जाता है। तो अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए इसने 3 नीतियां अपनाई थी। तो मित्र नीति के अंतर्गत तो ये मैं आपको बताता हूँ कि इसने क्या किया था। इसके नज़दीक इस जो मगध साम्राज्य है इसके नज़दीक, जैसे ये वजी है, वजी के पास था यहाँ पे कांशी, उसके बाद कौशला, उसके बाद यहाँ पे अवंती, और इसके पास यहाँ पे छोटा सा वंश था जिसको बोलते थे अंग। तो अंग इतना शक्तिशाली नहीं था। तो इसने क्या किया जी,
अवंती के राजा को यहाँ पे अपने जो इसके पास जो होते हैं जीवक, जो इसका वैद्य होता है राजवैद्य, उसको भेज देता है, क्योंकि अवंती के राजा चंड प्रदोत को क्या हो जाता है जी, पांडु रोग हो जाता है। तो उसको तो ये मित्र बना लेता है कि कल को मैं अगर किसी इसके ऊपर हमला करूं तो ये क्या होगा, इसके ऊपर मित्र बनेगा तो ये मेरे के ऊपर हमला नहीं करेगा। ठीक है जी। तो इसने क्या किया जी, वैशाली के जो राजा थे चेटक, उसकी बेटी से शादी करता है और विवाह नीति के अंदर, और उसके बाद इसका जमाई बन जाता है। और उसके बाद जो कौशल था, इसकी भी बेटी यहाँ से होती है, वहाँ से भी ये शादी कर लेता है। और जो ये काशी होता है, ये को महाकौशला जो रानी होती है उससे शादी करता है। और जो ये काशी जो होती है, इसको ये मांग लेता है अपने दहेज के अंदर। तो आई होप कि ये दहेज में मांगने के बाद तो ये जो इसके जो वास्तुकार जो इसके पर्सन होते हैं, जिसको जो सलाह देने वाले होते हैं, वो इसको बताते हैं कि कल को आप अंग के ऊपर हमला करोगे तो आप ऐसे लगने चाहिए कि किसी के तो आप जमाई होने चाहिए, किसी के आप दोस्त होने चाहिए, और किसी के आप घर वाले होने चाहिए। ठीक है जी। तो इसी तहत इसने पहला हमला जी अंग के ऊपर इसीलिए किया था, क्योंकि अब पूछा जाएगा आपको, अगर भी मगध के ऊपर सबसे पहले हमला किसने किया था, तो जो मगध के राजा किसने, बिंबिसार ने पहला हमला अंग को अपने अंदर मिलाया था, इसीलिए अंग को ये पहला हमला किया जाता है इसके द्वारा। तो आई होप कि इसको 3 नीतियों के अंदर इसने तीनों सभी को ऐसे हराया था। तो इसके बाद हम और पढ़ लेते हैं। तो बिंबिसार ने बृहद्रथ को मारकर इस मगध में इस जो वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करा के उसे अपनी राजधानी बनाया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। बिंबिसार का जो शासन है वो करीब से 52 ईयर चलता है, और ये अपना बहुत एक लॉन्ग टाइम तक अपने शासन को चलाते हैं। और महात्मा बुद्ध की सेवा में, महात्मा बुद्ध आपको मैंने बताया कि वो भी वंश जो धर्म है इस टाइम पे चल रहे हैं, तो उन्होंने अपने बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को वहाँ पे उनकी सेवा में भेजते हैं। और अवंती के राजा चंड प्रदोत को भी इन्होंने पांडु रोग से ग्रसित थे, तो वहाँ पे उसको मित्र बना लिया जाता है। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छे से अपने साम्राज्य को फैलाते हैं। तो उसके बाद इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके के अपने साम्राज्य को भी फैलाया था। इसने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी जो महाकौशला, उससे भी शादी की थी। और जो वैशाली मैंने बताया कि जो वजी था वो 8 राज्यों में डिवाइड था, 8 भागों में डिवाइड था। इसमें एक थी वैशाली, तो वहाँ के चेटक की पुत्री चेलना से भी ये शादी करता है। और एक जनपद था पंजाब के अंदर जो कुरु के नज़दीक था, वहाँ पे भी ये एक मध्य देश की राजधानी जिसको आधुनिक पंजाब बोलते हैं, वहाँ की रानी जो से ये शादी करता है, शेमा से। तो इस तरह से ये मतलब वैवाहिक नीति के अंडर ये काम सारी करता है। तो ये अपने साम्राज्य को फैला रहा है। तो इसके बाद इसके बेटा होता है जी अजातशत्रु। तो वो बोलते हैं जी वो एक नालायक बेटा था, तो इसने क्या किया जी, अपने फादर साहब की डेथ कर दी और ये अपनी गद्दी के ऊपर बैठ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ से इसका नाम पड़ता है पितृवध वंश के नाम से। ठीक है जी। तो ये जो अजातशत्रु है, ये अपने पिता की हत्या करके जो 493 ईस्वा पूर्व में जाके ये अपनी गद्दी के ऊपर बैठता है। तो ये भी तकरीबन इसका जो नाम होता है वो कुनीक होता है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने नज़दीक के जितने भी, ये भी अपने फादर की तरह इसने जितने भी शत्रु थे इसके फादर के टाइम के जितने भी थे उन सभी को मारा था, इसीलिए इसका नाम भी कुनीक के नाम से मशहूर होता है जी। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो हम आगे देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, तो उसके बाद थोड़ा सा नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप इसमें अपनी सिर्फ इंफॉर्मेशन और अपनी इस पार्ट के ऊपर ध्यान दें। तो आइए जी हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अजातशत्रु का जो राज था वो 32 वर्ष तक रहा था। तो प्रारंभ में ये जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म इसने अपनाया था। तो बाद में जो मैं आपको बता दूं कि इसके फादर जो बिंबिसार थे, इन्होंने विवाह संबंध से स्थापित करके वजी जो जनपद था उसमें एक वैशाली नाम की जो इसकी राजधानी थी, वहाँ के एक राजा की शादी की थी। तो फादर साहब की डेथ हो जाती, तो वैशाली से जो वजी है इससे इनके संबंध खराब बिगड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 राज्य थे, 8 राज्यों का एक समूह था जिसको वजी बोला जाता था, जिसकी कॉमन राजधानी वैशाली थी। तो उसके फादर साहब के टाइम पे तो ये ठीक रहते हैं, पर अजातशत्रु जैसी गद्दी के ऊपर बैठता है तो ये जो वजी वाले होते हैं ये इसके अंडर रहना मुनासिब नहीं समझते हैं और वो इसे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अजातशत्रु इसको हराना चाहता है, वजी साम्राज्य को, इसको हराना बहुत मुश्किल था। तो इसने किया क्या जी, इसके एक ये थे ना वर्षकार, इसी बंदे ने जी क्या किया जी, बहुत अच्छी से कॉन्स्पिरेंसी रच के
इस वजी साम्राज्य को, इसके वैशाली के ऊपर दोबारा से विजय प्राप्त करवाई थी। तो ये एक जो वर्षनाथ थे इसके बहुत बड़े सहायक थे। इन्होंने ही सारी कॉन्स्पिरेंसी के अगेंस्ट सारा कुछ रच के अजातशत्रु को, वजी साम्राज्य को अपने अंदर मिलाने में सफलता हासिल की थी। तो आई होप कि इसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस में तो काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं जी अजातशत्रु की जो हत्या है उसके पुत्र, अब इसका भी बेटा जो होता है उदयन, ये जो बेटा होता है ये क्या करता है, जैसे इसने अपने फादर के साथ किया तो इसने भी अपने फादर को अजातशत्रु को मारा। और इसने क्या किया जी, इसने, क्योंकि ये तो राजगृह में रह रहा है, तो उसके बाद जो उदयन था ये क्या था, गवर्नर था जी। इसने एक नगर देखा हुआ था, जैसे ये गंगा नदी है और ये नदी सोन नदी है, तो एक नदी दुर्ग के नाम से पहले किला मशहूर था जिसका नाम था पाटलीग्राम। तो इसने क्या किया जी, अपने फादर साहब को डेथ को मारकर उसने अपनी राजधानी के अंदर, तो उसको ये पता था कि यहाँ पे राजधानी में फादर साहब को उसने मारा है तो यहाँ पे तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या करता है जी, अपनी राजधानी को ही चेंज कर लेता है। ये अपनी राजधानी को पाटली नगर में ले जाता है, जहाँ पे इस नदी दुर्ग में ये रह रहा था, इसी को ये राजधानी घोषित कर देता है। तो राजा इस तरह से उदयन राजा बनता है और मगध की गद्दी पर ये बैठता है। इसी तरह से उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी। और उदयन भी एक जैन धर्म का अनुयायी था और हरंका डिनेस्टी का ये राजा अंतिम राजा था जो उदयन के बाद आएगा, इसका पुत्र नागदशक। अब नागदशक बहुत ही कमज़ोर राजा है, तो इसके अंडर में एक वंश और चलेगा इसके बाद में। तो वो राजा थे जी नागदशक को मारकर, क्योंकि नागदशक एक कमज़ोर राजा है, ये अपने किसको कुछ लड़ाइयों के बारे में पता नहीं है, तो ये एक कमज़ोर शासक होने के नाते तो इसके जो बाहर से हमले इंडिया के ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं और साउथ से भी काफ़ी जो लोग होते हैं वो भी अलग अलग हो रहे हैं। तो इसीलिए क्या करता है जी, शिशुनाग जो होता है जी, वो अवंती के अंदर जो अवंती जो पहले महाजनपद था वहाँ पे ये क्या था जी, गवर्नर था। नागदशक को बोला जाता है कि हमें, तो ये नागदशक को तो लास्ट में ये मारता है, तो वो बोलता है कि ये कमज़ोर राजा है, इसके कारण हमें इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। तो इसलिए ये जो शिशुनाग है इसने अपने संस्था जो मगध के ऊपर शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटली नगर से बदलकर वैशाली में ले गया था, क्योंकि ये एक गवर्नर था। तो मगध के ऊपर जो क्योंकि जब ये नागदशक को मारता है तो वजी वाले जो होते हैं वो दोबारा से एक बार फिर से इनके खिलाफ, शिशुनाग के खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी रचने लग जाते हैं, क्योंकि वो 8 राजों का ग्रुप था। तो इसीलिए इसने क्या किया जी, एक टाइम उनको दबाने के लिए दोबारा से ये राजधानी बदल के वैशाली ले जाता है, ताकि जो वजी के राजा हैं उनको हटाया जा सके। तो इस तरह से जो पहले तो गिरिब्रज बनी राजधानी, उसके बाद आई राजगृह, उसके बाद आई फिर ये पाटलीग्राम, फिर आई वैशाली। तो इस तरह से ये सारी राजधानियाँ घूमती रहती हैं। तो मगध के राजा एक से बढ़कर एक राजा होते जाते हैं। तो शिशुनाग जो वंश था ये उसका जो शिशुनाग से स्थापित होता है, उसके बाद इसका बेटा आता है जी कालाशोक, जो राजधानी को पुनः पाटली नगर में ले जाता है। फिर ये भोग संगति भी करवाएगा। उसके बाद शिशुनाग का जो अंतिम राजा था वो था जी नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन में जो नंदीवर्धन है इसको मारकर कहते हैं जी नंद वंश की स्थापना करने वाले थे महापद्मानंद। ये एक ऐसा राजा था कि ये हमारे भारत में एज एक सिकंदर के रूप में कहते हैं जी ये राजा हुआ है। तो ये सिर्फ टाइम पीरियड का ही थोड़ा सा मिसमैचिंग है। अगर ये राजा कहते हैं जी सिकंदर से भिड़े होते, तो अगर इनकी लड़ाई महापद्मानंद से हुई होती तो सिकंदर का नाम आज शायद हम अपने इतिहास के अंदर ना देखते, क्योंकि इतनी बड़ी सेना और इतनी बड़ी इसके पास दिमाग था इतना, तो इसने नंद वंश की स्थापना की थी। अब ये होता गया जी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो नंदवंश के जो राजा थे ये सारे क्या थे जी, दासी पुत्र थे। दासी पुत्र आपको पता है जी, जब एक राजा होता है तो उसकी कई दासियाँ होती हैं, तो उनके भी कुछ पुत्र हो जाते हैं, और कई जो रियल रानियाँ होती हैं उनकी, उनसे भी पुत्र होते हैं। तो रियल रानियों वाले पुत्रों को तो ये सारे मार देते हैं, और ये जो दासी पुत्र होते हैं इनको बार बार कहते हैं कि तुम भी एक राजे के बेटे हो पर तुम एक दासी पुत्र हो। तो इस तरह से घृणा भावना से इनको देखा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं जी, ये एक कहते हैं ना कि जो नाई होते हैं इनके बेटे कहलाते हैं, ये बाद में नाइयों के बेटे होते हैं। तो होता क्या जी, इन्होंने जब अपने वंश को स्टार्ट करना था, इसने अपने वंश की स्थापना करनी थी, तो क्या करते हैं जी, जो रियल रानियों के जो बेटे होते हैं, जो राजे होते हैं, उनको पता होता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं लोग हमें मारने के लिए। जो रियल राजे होते हैं वो क्या करते हैं, एक सभा बुलाते हैं, उसमें कहते हैं कि आज के बाद हमारी सभा में कोई भी
कोई भी किसी भी प्रकार का हथियार लेके किसी भी तरह से हमें मिलने नहीं आएगा। तो ये जो अब इन्होंने तो ये तो अपनी तरफ से बहुत चालाक थे, बट इनको मारने के लिए क्या करते हैं जी, जो ये नंद वंश के राजा जो बाद में बनते हैं, क्योंकि ये कहते हैं नाइयों के बेटे कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं जी, अपने साथ जो एक दो दाढ़ी बनवाने के लिए, जब ये रियल राजा अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए राजाओं को बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो ये नंद वंश के राजा जो होते हैं, बेटे होते हैं, यही क्या करते हैं, यही इनके पास जाते हैं। ये सारी सभा लगी होती है, 8-10 जने बैठे होते हैं, सभी दाढ़ी और मूछ बनवा रहे होते हैं। तो ये छोटा सा एक अपने साथ जो दाढ़ी मूछ को करने वाला जो कटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो आप जो एक इसको बोलते हैं अपन, जिससे दाढ़ी मूछ की जाती है, तो वो कटर सा जो होता है वो अपने साथ ले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन सभी के पीछे एक एक पर्सन जाके खड़ा होता है, जिसमें महापद्मानंद और अपने भाइयों के साथ ये सारे इस राजाओं को क्या करते हैं, गर्दन पर वो छुरी से चला देते हैं, जिससे ये सारे राजा, रियल राजा तो मारे जाते हैं, बट और इसी तरह से नंद वंश की स्थापना होती है, जिसमें महापद्मानंद जो राजा होता है, ये एक कहते हैं ना जी, इनको कुछ राज के बारे में पता तो था नहीं, तो ये गद्दी के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसमें एक पद्मानंद, जो महापद्मानंद है, वो बहुत ज़्यादा समझदार है, इसने अपने वंश को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। बट होता क्या है जी, इसके बाद जो राजा आने वाले हैं, क्योंकि ये एक नाइयों के बेटे हैं, तो इनको राजपाट के बारे में कुछ नहीं पता है, ये सभी की बेइज्जती भी कर देते हैं, क्योंकि ये एक छोटी कहते जाति से आते हैं। तो इसी तरह से इनको कुछ नहीं पता कि कौन से वैद की हमें इसकी आज्ञा लेनी चाहिए, या मतलब उसको अच्छे से संभालना चाहिए। तो इनको ये कुछ नहीं पता था। तो इसी तरह से ये क्या करते हैं जी, नंद वंश की जो स्थापना होती है, आपने जस्ट इतना याद रखना कि महापद्मानंद था, और अंतिम राजा तो जो था इसमें धनानंद था। तो धनानंद एक कहते हैं नहीं, बहुत ज़्यादा आप कहते एक में बहुत ज़्यादा अपने आप में कमज़ोर भी राजा था, और उसमें इसने क्या करता है जी, इसके टाइम पे ही सिकंदर का हमला होता है। तो इसके टाइम पे फिर चंद्रगुप्त मौर्य इसको पराजित करता है, क्योंकि इसने अपमान कर दिया था किसका, चंद्रगुप्त जो चाणक्य थे उनका अपमान किया था, जिसके कारण यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फिर ये यहाँ पे इनको धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। जो ये मौर्य वंश की जानकारी है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको स्टोरी भी अच्छी लगी होगी, तो इसके बारे में आपको सारा समझ आ गया होगा। तो नॉइस के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो उसके बाद हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट सिकंदर के बारे में, फिर हम मगध के ऊपर मौर्य वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।